हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तुम लोग, है ना। उम्मीद तो मैं यही करती हूँ। बाकी तो तुम तुम्हारे भेजा ही जाने तुम्हारा कि तुम तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बच्चों बस एक बात ध्यान रखो कि इस समय तुम जो भी पढ़ो प्लीज़ अपने आप को माइंड को सेट करके पढ़ो कि तुम वो चीज़ इफ़ेक्टिव पढ़ रहे हो। इफ़ेक्टिव का मतलब है कि वो चीज़ हमें आगे जाके रिजल्ट दे। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, बात ध्यान रखो। ठीक है, तो बस इतना सोच के चलो कि जो भी हम पढ़े वो इफ़ेक्टिव पढ़े। ठीक है बच्चों, तो इस बात को देते ही पढ़ा करो, ताकि बस इतना ध्यान रखो कि जो भी पढ़ो अपने दिमाग में सेट करके रख लो अपने माइंड को कि जो भी मैं टॉपिक के पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम ये सोच के मत पढ़ो कि मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तुम ये सोच के पढ़ो कि मुझे जो भी मैं पढ़ रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये तो इतना बड़ा तुम ऐसे सोच ले तो इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा, ऐसे मत सोचो। पहले टॉपिक्स बांट लो अलग अलग, तो अलग टॉपिक्स को लेके बैठो और छोड़ दो कि वो टॉपिक किसी और से रिलेटेड है। और उस टॉपिक के अंदर अभी तो पता नहीं इतना समय है या नहीं है, अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चीज़ कर रखी होगी क्वेश्चंस बनाने वाली। अपन देखो बच्चों, कितना ही कहीं से पढ़ लें, जब तक खुद की स्टडी नहीं कर सकते ना तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। ये बात फिक्स है, ये बात आप लोग भी जानते हो, अच्छे से जानते हो ये बात। ठीक है, इसलिए मैं आपको ही ये बात बोलती हूँ कि जितना तुम अपने पे फोकस दोगे, अपने माइंड पे, अपने हैंड पे, अपनी स्किल पे फोकस दोगे, उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हमारे पढ़ाने से तुम कहीं पर भी बच्चों, मैं अपनी नहीं बोल रही हूँ, इवन किसी भी मेंटर या एजुकेटर की बोल रही हूँ मैं, आपको कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप आपके माइंड में आप ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि हम इफ़ेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एक्सपीरियंस होने के नाते बता रही हूँ, क्योंकि बच्चा मैं भी एक स्टूडेंट थी। ठीक है, एक तरीके से मैंने भी तैयारी करी है, 3 साल तक तैयारी करी है मैंने भी, बट नहीं हुआ सिलेक्शन, है ना, क्योंकि 2 साल मैंने इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं करी थी। 3rd साल के अंदर मैंने इफ़ेक्टिव पढ़ाई करी तो मुझे रिजल्ट दिखा, बट 2 नंबर से मैं रह गई। मतलब हो जाता है ऐसा बच्चों, नंबर में रह जाता है। फिर टीचिंग लाइन में, फिर खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ऐसा मत सोचो कि यही चीज़ें ये, लेकिन दिमाग में इन चीज़ों को छोड़ दो। बाद में बच्चों, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, जब तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा तब तुम्हें रिग्रेट नहीं हो कि हमने हमारी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करी उसको पाने के लिए, जो भी तुम चाहते हो। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर जैसी सोच भी रखो, उनकी जैसे मेहनत करना भी सीख लो। समझ में आ रहा है? इसीलिए यही रीज़न है 15 लाख बच्चों में से कुछ हज़ार बच्चे ही क्यों सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वही 1000 बच्चे एक डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं अपने मन में। ऐसा होता है बच्चों, मैंने देखा है। तो अपने आप को जितना हो सके, पेपर शायद अगस्त में हो, अभी तो कुछ आया नहीं, तो अगस्त में ही है, तो कब तक होता है देखते हैं। झोंक दो पूरी तरह से, जितनी दम लगा सकते हो लगा दो। मैं नहीं बोलती हूँ कि 24 घंटे में से 23 घंटे 18 घंटे पढ़ो, मैं नहीं बोलती, वरना मैं बोलूँगी। तुम 6 घंटे भी पढ़ोगे ना बहुत है, लेकिन वो चीज़ इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, बस तुम्हें रिजल्ट मिलना चाहिए एंड में जाके। इफ़ेक्टिव का मतलब समझ लो, अपने माइंड को ये सेट करो कि 6 घंटे नहीं है, ये 18 घंटे हैं। खैर हमारा तो समझाने का है, बाकी आपके ऊपर है बच्चों। मैं हमेशा आपको मेंटली और इस बात को हमेशा समझाती रहूँगी। और एक बात और, नीट में सिलेक्शन हो या नहीं हो, नीट में सिलेक्शन हो या नहीं हो, अपने आप पर भरोसा करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर बनना ही एम नहीं होता है। हाँ मानते हैं, चलो फर्स्ट प्राइमरी एम ये होता है, लेकिन खैर इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखोगे तो और किसी फील्ड के अंदर भी सक्सेस हो सकते हो, ये बात है और ये बात रहती है। बस बच्चों की मेंटलिटी घर वालों से, आसपास वालों से चेंज हो जाती है, बाकी मेंटलिटी बच्चों की ख़राब नहीं होती इस मामले में। वो जो आसपास देखता है, आसपास रहता है उस माहौल में, उस हिसाब से चेंज हो जाती है। बट मैं तो आपको यही चीज़ बोलूँगी बच्चों, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी बात समझो, और बस और कुछ नहीं। बाकी अभी अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो अपने आप को जितना समय हो सकता है उतना दे दो बच्चों। एक यही समय है, आगे जाके ज़िंदगी में यही समय तुम्हें याद आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बच्चों आपको लग रहा है टाइम समय है, हमने इस बार गलती कर दी है, रिग्रेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लो, रिग्रेशन की गलतियों को सुधार लो, तो बाद में वो रिग्रेशन बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय है अपने पास। अभी अगर सिलेक्शन नहीं होता है दोबारा से तैयारी करो, अगर बनना चाहते हो तो। मैं नहीं बोलूँगी कि बार बार करते रहो,
मैं बोलूँगी अगर तुम बनना चाहते हो तो करो, तुम्हारा मन नहीं लगता है इस पढ़ाई में तो उसको छोड़ दो, क्योंकि जो मन करना चाहिए, जो मन होता है वही चीज़ करनी चाहिए। खैर आप लोग वैसे भी होशियार हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आगा। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी थी। लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन बच गया था, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने लिख रखा है, प्राइवेट बता देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बच्चों वो 1.5 मीटर की होती है लगभग, और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन भी आपकी 3 पार्ट में बटी हुई रहती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों सीकम। सीकम जो होता है बच्चों वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। सेकंड होता है कोलोन, और थर्ड होता है रेक्टम, है ना। और लास्ट में ना एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर पार्ट जिसका नाम है अपना एनस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अपने पास सीकम होता है, जो अपने पास सीकम होता है उसके पास एक ब्लाइंड सैक होता है ना। ब्लाइंड सैक का मतलब ये स्ट्रक्चर जिसकी कोई ओपनिंग नहीं होती, जिसका कोई काम नहीं है, और इसके यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो अपने बॉडी में हार्म नहीं पहुँचाते, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहते हैं, ठीक है। उनका क्या काम होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले अब मैं एक और बात बता देती हूँ। सीकम से एक मतलब नीचे की तरफ एक वेस्टिजल ऑर्गन अराइज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। बच्चों फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अपेंडिक्स होती है उसको पहले ही निकाल देते हैं जब बेबी बॉर्न होता है, क्योंकि आपको पता है कि अपेंडिक्स एक वेस्टिजल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपको बताऊं कि मतलब मैंने जब फॉरेन कंट्री में कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसी समय जब बेबी बॉर्न होता है तो उसी समय अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। बट यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जब वो दर्द करता है, जब वो मरने की तादाद में आ जाता है तब उसको निकाला जाता है, ठीक है। इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसका जनरली कोई फंक्शन नहीं है अपनी बॉडी में। तो ये वेस्टिजल ऑर्गन्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी में अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, अपनी बॉडी के लिए कोई काम के नहीं होते, ठीक है। चलिए अभी इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा मैंने बोला कि सीकम वाले पार्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। याद होगा मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि अपनी बॉडी के लिए 7 सोर्सेज जरूरी होते हैं, और 7 सोर्सेज में से एक लास्ट मैंने बात करी थी फाइबर्स की। बच्चों अपन जो प्लांट खाते हैं उसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अपन जो हर्ब खाते हैं ना, अपन जो सब्जियां वगैरह खाते हैं उसमें क्या बोलते हैं फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो फाइबर्स मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मान लो जैसे सेलुलोज खाते हो, है ना, प्लांट खाते हो सेलुलोज से, तो बच्चों सेलुलोज जो होता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, है ना। तो सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कोई भी नेचुरल एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर बच्चों फिर अपन इतना सारा प्लांट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फाइबर्स जैसे सेलुलोज हो गए, रेजिन होंगे, लेटेक्स हो गए, ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं और फिर उसको डाइजेशन होता है, ठीक है। खैर अपन डाइजेशन में इसकी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मदद करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों वो विटामिन के भी बनाने का काम करते हैं। तो विटामिन के ये आपके बोर्ड में भी आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो विटामिन के का फॉर्मेशन है ना कौन करने का काम करता है बच्चों, विटामिन बी कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम भी सिंथेसिस करते हैं फाइबर्स को डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कोलोन की। कोलोन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये 4 पार्ट में बड़ा हुआ रहता है। एक वो पार्ट जो ऊपर की तरफ उसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, एक ऐसा पार्ट जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, एक नीचे की तरफ उसको डिसेंडिंग, और एक ऐसा पार्ट जो घुमा हुआ रहता है। तो घुमा हुआ जब भी अपन बात करते हैं तो ऐसा अपन कर्व नहीं बनाते, तो ऐसे कर्व को अपन बोलते हैं ना हमेशा सिग्मोइड कर्व। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। इस कोलोन के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बच्चा कुछ जो खाना होता है उसका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी के जो खाना होता है उसको पैरासिम्पैथिक मूवमेंट के थ्रू रेक्टम में भेजा जाता है। तो रेक्टम इज अ थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम जो होता है वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उसको क्या करता है बच्चों, उसको स्टोर करके रखता है। और जब क्या होता है बच्चों, जब आपकी बॉडी में प्रेशर जनरेट होता है, वैसे प्रेशर तो नहीं बोलना चाहिए, है ना, आप समझ गए ना भावनाओं को, मेरी भावनाओं को समझो। भावना अगर तुमको खुद को नहीं होता क्या, रोज़ होता है सभी के साथ, है ना। तो वैसे वो प्रेशर नहीं होता, आपकी बॉडी में न्यूरल सिग्नल जाते हैं, उसके थ्रू वो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है एनस में, तो वो ओपन होने ही वाला होता है, तो अपन फिर चले जाते हैं, समझ गए ना, भावनाओं को समझो, और वो फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का था। इसके अंदर म्यूकोजा लेयर में सिर्फ म्यूकस और थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर सीक्रेट होता है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एब्जॉर्प्शन के लिए इसके अंदर भी विलाय प्रेजेंट होते हैं, बट वो जो विलाय होते हैं बच्चों वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होता, ठीक है।
तो चलो, तो ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट। लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर के बिहाव पर बड़ी है इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं, लेकिन इसका जो लेंथ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर के बिहाव पर छोटी है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो लेंथ के बिहाव पर नाम नहीं दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर के बिहाव पर नाम दिया गया है। तो अब दिमाग में वैसे तो पता होगा आपको, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखी थी, तो एलिमेंट्री कैनाल को अपन गट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गट, GUT बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब अपन को देखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपन ने सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया था, उसको अपन साइड पे करेंगे। अब बच्चे दो, एक लिवर और एक पेनक्रियास, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिवर, देन पेनक्रियास, फिर मैं आपको इन तीनों के कनेक्शंस बताऊंगी जो आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आता है, ठीक है। देखो, लिवर जो होता है बच्चों, वो आपको पता है सबसे बड़ी ऑर्गन है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और नॉर्मली सबसे बड़ी अपनी जो ग्लैंड होती है वो भी कौन सी होती है? लिवर होती है बच्चों। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब तो जानते हो ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो हार्मोन के अलावा कुछ और सीक्रेट करती है, जैसे कोई भी जूस, वाटर, एंजाइम्स, सलाइवा, मतलब ऐसी जो होती है जो मतलब डायरेक्ट सीक्रेशन, डायरेक्ट डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशन को पहुंचाती है, ठीक है। उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो लिवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये सबसे अपनी लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। दूसरा बात मैंने आपको बोला कि बच्चों जो लिवर होती है, अब ध्यान से, अब मेन टॉपिक की बात करेंगे, मैं ज़्यादा अब घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। इसका वेट ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, लिवर के दो लोब्स होते हैं जिनको अपन हिपैटिक लोब बोलते हैं। तो ये दो लोब हैं, ये होता है बच्चों राइट हिपैटिक लोब और ये होता है लेफ्ट हिपैटिक लोब। बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था हिपैटिक शब्द इज रिलेटेड विथ लिवर, ठीक है। हिपैटिक शब्द किसके रिलेटेड है? लिवर से रिलेटेड है। राइट हिपैटिक लिवर जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब अपन इस लिवर को अपन डाइसेक्ट करते हैं तो अंदर आपको कुछ लोब्यूल्स दिखते हैं, बहुत सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स दिखेंगे, ऐसे 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 लोब्यूल्स दिखते हैं आपको बहुत सारे, ठीक है, जिनको अपन हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये मैंने इस लोब्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है बच्चों? हिपैटिक लोब्यूल्स है, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट सेल, हिपैटोसाइट मतलब लिवर की सेल पाई जाती है जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। तो ये कॉर्ड नहीं दिख रही है आपको? कॉर्ड जैसे, तो कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। तो ध्यान रखना, हिपैटोसाइट सेल्स आर अरेंज इन हिपैटिक लोब्यूल्स लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस हिपैटोसाइट जो सेल्स होती हैं उनके पीछे है ना एक ट्यूब होती है बच्चों, जो देखो ये मैंने ब्लू कलर की बनाई, ये आगे नहीं होती बच्चों, ये पीछे की तरफ होती है। मैं पीछे कैसे बनाऊँ? तो मैंने यही बना दिया, जिनको अपन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटोसाइट सेल्स क्या करेंगी? बाइल को बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी और सीक्रेट करके हिपैटो डक्ट के अंदर पोर कर देंगी। अब ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। अब क्या होगा? अब यहाँ पर हिपैटिक डक्ट जो होगा वो आगे जाके ओपन होता है और वो गॉल ब्लैडर में जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ये जो बाइल होता है जो ये बनाती है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर इज अ थिन मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो राइट हिपैटिक लोब से निकलता है। और इसका सिर्फ एक ही इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि ये बाइल को स्टोर करके रखता है। ये बनाता रहता है, ये बनाता रहता है, ये बनाता रहता है और ये बाइल को स्टोर कर देती है, ठीक है। बाइल, ध्यान रखना बच्चों, बाइल का सिंथेसिस मैंने लिख रखा है कि बाइल का सिंथेसिस जो होता है या सीक्रेट जो होता है वो तो लिवर करती है, सिंथेसिस तो करती है लिवर, लेकिन बाइल का सीक्रेशन कौन करता है? गॉल ब्लैडर करती है। जब मतलब है ना जब आगे जाके बाइल की आवश्यकता होगी तो गॉल ब्लैडर ही उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बाइल भी एक तरीके का जूस होता है जो एक अल्कलाइन होता है। इसका दो फंक्शन होते हैं। पहला कि जो एसिडिक जो भी यहाँ पर फूड आएगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तो बाइल सीक्रेट करके उसको क्या बना देगा? न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, यानी उसको न्यूट्रल बना देगा, क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको पता है ना, सॉल्ट्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्या कर देते हैं? उस खाने को जो होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। यानी कुल मिला के 7 से ज़्यादा होना चाहिए पीएच इंटेस्टाइन में जाने से पहले खाने का, ठीक है। तो बाइल करता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है बच्चों, इसके अंदर ऐसे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों? इमल्सिफिकेशन का फंक्शन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन? बच्चों जो फैट होता है खाने में वो बहुत बड़ा मोलिक्यूल होता है, वो ग्लोब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होता है, वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, इसीलिए इमल्सिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? जो बाइल होता है वो फैट के मोलिक्यूल इतना बड़ा है ना, वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता
देता है। इस प्रोसेस को अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल करता है इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में जाने के बाद। ठीक है, खैर अपन डाइजेशन में इसकी चर्चा करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये एल्कलाइन होता है, इसमें बाइल सोल्ट। एक बात और मैं बता दूं, बाइल के अंदर ये बाइल जूस तो होता है, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो आपके क्वेश्चन आती है, बाइल में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो डाइजेशन कर सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल। ठीक है, देखो बच्चों, सलाइवा में एंजाइम था, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम था, पैनक्रियाटिक में एंजाइम रहेगा और इंटेस्टाइन में एंजाइम रहेगा। लेकिन पांचवा जो जूस जो अपन बाइल पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन करना और फैट को इमल्सिफाइड करना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैंने आपको बोला हेपेटिक लोब्यूल्स बाहर से एक फैटी फाइबर लाइक लेयर से ढके हुए रहते हैं, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्वेश्चन आता है ग्लिसन्स कैप्सूल आर रिलेटेड विथ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पढ़ना तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। वहाँ पर हिपैटिक शब्द होगा या लिवर शब्द होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेटेड दे ही रखा होगा, तो आप लिवर बता सकते हो। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया अपने लिवर के बारे में। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, है ना, देखो ये राइट लोब है, ये देखो यहाँ से ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, दोनों से बाइल आएगा, इसकी भी बाइल देगी। ठीक है, अच्छा, तो इसको अपन बात करेंगे। तो मैं आपको पहले पैनक्रियाज के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद अपन थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। पैनक्रियाज में बच्चों कुछ भी नहीं है, पैनक्रियाज में भी छोटा सा ही है, ध्यान से समझ लो अच्छे से। देखो, पैनक्रियाज जो होती है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, अरे वो मिट्टी क्या, देखो पैनक्रियाज जो होती है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट होती है। ठीक है, इसका जो वेट होता है लगभग 80 to 130 तक, 80 to 130 तक माना गया है। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ होता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। और इसका मैं एक और बात बता देती हूँ, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, और मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। कंपाउंड भी बोलते हैं, मिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। समझ गए ना? तो बात आपको ध्यान है अच्छे से। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इसका, वो क्या कहलाता है, यही आता है क्वेश्चन। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो उसका होता है एसिनल सेल्स। क्वेश्चन आता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। और एसिनल सेल्स क्या सिक्रेट करेगी? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगी, और पैनक्रियाटिक जूस में होंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो अपने डाइजेशन में काम आएगा। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन पार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों? हार्मोन। वैसे तो बच्चों 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन अभी आप 2 ध्यान रखो, एंडोक्राइन में अपन पढ़ेंगे, इसको देख लेंगे एक बार। तो इसमें होता है एक तो इंसुलिन मेन तो, और एक होता है ग्लूकागॉन। इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है ना, देयर इज नो रोल ऑफ हार्मोन इन दिस चैप्टर। क्यों मतलब ही नहीं है अभी हार्मोन का, है ना। अपन को मतलब है सिर्फ इससे। ठीक है, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से आता है क्वेश्चन। बच्चों मैंने क्यों आपको जूस ढंग से पढ़ाए? क्योंकि जूस से क्वेश्चन आते हैं घुमा के। तो मैंने आपको सलाइवा पढ़ा दिया, गैस्ट्रिक जूस पढ़ाया, इंटेस्टिनल जूस पढ़ लिया। अब चौथा अपन पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन, कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहली बात, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ये एल्कलाइन होता है, यानी कैसा होगा? बेसिक होगा। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सब एल्कलाइन मीडियम पे काम करेंगे, लेकिन ये फंक्शन जो काम करते हैं वो इंटेस्टाइन में जाके करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ड्यूडेनम में जाके करेंगे। भले सीक्रेट ये पैनक्रियाज से हो रहे, लेकिन काम ये क्या करते हैं? ड्यूडेनम में करते हैं, एल्कलाइन होते हैं। इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है बच्चों, है ना, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है बच्चों अपने पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, तीसरा होता है अपने पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, अच्छा, इसके साथ कौन सा होता है? हाँ, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। बच्चों अमाइलेज एंजाइम अपने पास पैनक्रियाज भी सीक्रेट करती है। एक और पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को अपन टाइलिन बोल सकते हैं, बट पैनक्रियाटिक अमाइलेज को टाइलिन नहीं बोल सकते, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में लाइपेज भी होता है, लाइपेज एंजाइम भी सीक्रेट करता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है,
ये जो तीनों होते हैं ना अपने पास, ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, लाइपेज फैट को, और अपने पास न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो लगभग 8.6 तक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब क्वेश्चन कैसा आता है वो सुनो। मैंने आपको चारों चीज़ें बताई, अब मैंने आपको बोला था ना मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी। क्वेश्चन आते हैं इनके एंजाइम से, तो बच्चों इनके जो एंजाइम है चारों सीक्रेशन के लिख लेना इसको एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रही हूँ कि कंपोजिशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस, कंपोजिशन ऑफ लिवर इंटेस्टिनल जूस, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बताइए कौन कौन सा है इनमें से कि कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, कि पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है डाइसैकेराइडेज से, लाइपेज से, माइल्ड लाइपेज से और अमाइलेज से। अमाइलेज एंजाइम इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट नहीं करता है और ना ही गैस्ट्रिक करता है, सिर्फ सलाइवा और पेनक्रेटिक जूस करेगा। डाइसैकेराइडेज सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन में। तो प्लीज़ जो मैंने आपको चारों को लिखवाया है ना, तो उनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन को सबसे अच्छा एसिनल सेल्स आपको ध्यान रखनी है। सेल्स होती हैं जो इस ऐसे अरेंज होती है, गुच्छे के अंदर अरेंज होती है, जो पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब अपन को सबसे मेन टॉपिक पढ़ना है आपके एनसीईआरटी का, वो है अपने पास कनेक्शन बिटवीन लिवर, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास का। देखो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा बना दिया, बिना देखे बनाया, बट ठीक है, समझ में आ तो रहा होगा तुम्हारे। अच्छा देखो, है ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिवर, पैनक्रियास और ड्यूडेनम कैसे कनेक्टेड होते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो भी खाना आएगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो ड्यूडेनम में जाने से पहले उसको बेसिक बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूडेनम में एंजाइम रेडी है, उन एंजाइम को काम करने के लिए बेसिक नेचर चाहिए। अगर बेसिक नेचर नहीं बनेगा तो ये काम ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बेसिक नेचर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही खाना पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर पर ने बात करी थी ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर से नीचे आता है, वैसे ही बाइल जूस सीक्रेट होता है, यानी बाइल सीक्रेट होगा। बाइल के साथ साथ देखो, यहाँ गॉल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट होगा। अब अपन कनेक्शंस देखते हैं। सबसे पहला, गॉल ब्लैडर जैसे ट्यूब निकलती है उसको अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है उसको अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। दूसरी, यहाँ से भी डक्ट निकलती है, यहाँ से, इस डक्ट को बोलते हैं अपन राइट हिपैटिक डक्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यहाँ से बाइल के भी आ रही है, यहाँ से ये वाला भी आ रहा है, तो इस वाले में इस गॉल ब्लैडर का भी आएगा, इस वाले में इस हिपैटिक का। तो क्या मैं इस वाली ट्यूब को हिपैटिक डक्ट बोल सकती हूँ, ठीक है, बोल सकते हैं। इस वाली को तो हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। और जब ये दोनों तीनों मिल जाएगी तो इस वाली को क्या हम एक कॉमन बाइल डक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो गॉल ब्लैडर की भी मिल गई और दोनों उस लिवर की भी मिल गई, तो उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। इसको तो नॉर्मल हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इन दोनों का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों का आ रहा है, तो उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ फिर अब क्या होगा, पेनक्रियास की बात करते हैं। पेनक्रियास यहाँ से, यहाँ पर एसिनल सेल्स होंगी बच्चों, बहुत सारी एसिनल सेल्स होंगी जो सिक्रेशन करेगी, अपना कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी। तो यहाँ पर अपने पास पेनक्रियाटिक, यहाँ केवल पेनक्रियाटिक जूस होगा। तो इस ट्यूब को मैं पेनक्रियाटिक डक्ट बोल सकते हैं, हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ से बाइल भी आ रहा है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, तो ये वो पार्ट होगा जिसमें पेनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों होंगे। तो इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन साथ में क्या बोलेंगे, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर ये आगे जाके आपने एक ड्यूडेनम में आके ओपन हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात शर्त है, ड्यूडेनम बोलता है कि मैं इसको आने दूंगा, लेकिन एक दरवाज़ा रखो साथ में, ये हम कभी भी नहीं आ सकता, मेरी मर्जी होगी तभी मैं इसको आने दूंगा, वरना नहीं मैं आने दूंगा। तो ड्यूडेनम क्या बोलता है कि एक दरवाजा बनाओ यहाँ पे, मुझे नहीं मतलब है। तो उस दरवाजे का नाम होता है बच्चा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। याद है अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ा था, ऊपर की तरफ ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तीसरा है बच्चों स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यही क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है, कहाँ होता है, ड्यूडेनम में ओपन होता है। प्लीज़ इस बात को नोट करेंगे, रिमेंबर द पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, क्लियर। अच्छा, तो इसके साथ ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, वही सर्कुलर मसल्स का होता है, कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी फ्लूइड, जो भी मटेरियल होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। एक चौथा और था जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर होता है ये, इसको बोलते हैं अपन इलियोसीकल वाल्व, ये स्फिंक्टर। इलियो मतलब इलियम, देखो ये इलियम वाली थी, ठीक है, ये है सीकम, तो इलियोसीकल वाल्व, ये इलियोसीकम स्फिंक्टर। तो चार हो गए स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कुछ नहीं होते हैं, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को या किसी भी पार्टिकल को बैकवर्ड फ्लो होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलो, तो ये आपको आ गया समझ में। तो ये था कनेक्शन, आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, दोनों कनेक्शन एक साथ
आपको ध्यान रखने हैं। तो आपकी बुक में दे रखा है, बुक में एक बार देख लेना, सारे नाम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे बच्चों अगर लिवर की बात करें तो लिवर जो होता है मैं आपको बताऊँ, है ना। अब थोड़ा कॉमन बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। लिवर का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, कम से कम इसके 10 फंक्शंस होते हैं। अपनी बॉडी में लिवर होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो पहला फंक्शन तो समझ में आ गया होगा, बाइल बनाना। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी में जितना भी फैट जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर ही होता है। इसलिए अगर किसी की बॉडी में लिवर खराब हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, उसका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर सकता, इवन अब उसकी बॉडी जो होगी वो ओबेसिटी की तरफ जाएगी। क्योंकि बच्चों लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में जो ओबेसिटी को होने से रोकता है। यानी अपन जितना भी फैट ग्लूकोज ज़्यादा बच जाता है तो उसको स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है वो लिवर के अंदर ही बनता है, जिसको अपन ग्लूकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोजिनोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बच्चों बोन मैरो नहीं होती, तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो लिवर के अंदर ही होता है। इस बात को पॉइंट करेंगे बच्चों कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर के अंदर ही होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट है बच्चों कि लिवर जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का भी काम करती है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे अपनी आरबीसी होती है ना, अपनी जो आरबीसी होती है बच्चों, उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो अब एक बात बताओ, 120 दिन बाद वो तो मर गई, अब वो मर गई तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगी, तो अब वो मरी हुई सेल्स कहाँ जाएगी, वो मरी हुई सेल स्प्लीन के पास जाएगी और स्प्लीन उसको लेकर जाकर लिवर में छोड़ देगा। लिवर क्या करेगा, उस मरी हुई आरबीसी में से काम की चीज़ों को निकाल देगा और जो खराब चीज़ें होंगी उसको टॉक्सिक सब्सटेंस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा और वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा आपकी बॉडी में, और यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से आपका यूरिन येलो कलर का होता है। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन आता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो दोनों को साथ में यूरोक्रोम कहते हैं। यूरो मतलब यूरिन, क्रोम मतलब कलर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का निर्माण सिंथेसिस कौन करता है, लिवर ही करता है। तो बच्चों ऐसे मेजर फंक्शन, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा आपके स्टोरेज, तीसरा आरबीसी प्रोडक्शन, तीसरा टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करना, अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट करना भी इसी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी बॉडी में तीन तो नहीं, आपकी अपनी बॉडी में से तो 3 होते हैं बच्चे। अपनी बॉडी में 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम होते हैं। अपनी बॉडी में नहीं, नॉर्मल एनिमल्स में 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम याद है, मैंने आपको बताया था, वीन्स का कनेक्शन, है ना। वीन्स और ऑर्गन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको अपन पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पहला होता है बच्चों हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो होता है इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। दूसरा होता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, जो अपने ब्रेन की पिट्यूटरी और आपके हाइपोथैलेमस में होता है। और तीसरा होता है वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, जो किडनी से रिलेटेड होता है, जो अपने अंदर नहीं होता, वो सिर्फ एम्फीबियंस में होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, अपने अंदर से ह्यूमंस में, मैमल्स में सिर्फ 2 ही होते हैं। एक तो आपके पोर्टल्स, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम अपने अंदर नहीं होता, वो सिर्फ एम्फीबियंस वगैरह में होता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है बता देती हूँ। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बच्चों एक ऐसा पोर्टल सिस्टम होता है, यानी अब क्या होगा यहाँ पर इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल होगी। अब आपको पता है बच्चों कि मतलब हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को देना, ब्लड को वापस लेकर आएगा, वो पंप करेगा, पता है इतना तो। अब इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल्स आ रही है वो तो डायरेक्ट हार्ट के पास चली जानी चाहिए थी, लेकिन वो हार्ट के पास नहीं जाती। तो एक कनेक्शंस होता है इस लिवर, यहाँ तो हार्ट होता है, हार्ट से पहले जो ब्लड इंटेस्टाइन से हार्ट के पास जाना था तो डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाता, वो जाता है किसके पास, लिवर के पास। तो अभी मैंने इसका फंक्शन बताया कि जो लिवर होता है वो क्या करता है, एक कनेक्शन रखता है इंटेस्टाइन के साथ। तो जितना भी वो एब्जॉर्ब करता है फूड को, वो सबसे पहले जाएगा मेटाबॉलिज होने, वो कहाँ जाएगा, आपके लिवर के पास जाएगा। देन लिवर से वो जाएगा हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप करेगा। तो जो कनेक्शन होता है वीन का, किसका, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का, उसको अपन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपको मेरे को कुछ टर्म्स बतानी थी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो बस इतना ही था इसके लिए। तो अब आप एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, तो मैंने आपको कनेक्शन बता दिया।
लगभग हो गया, बस अब इस डाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। पूरा कोशिश करूँगी मैं डाइजेशन कंप्लीट कराने की। तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगले लेक्चर के अंदर अपन आगे का जो डाइजेशन स्टार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट कोशिश करेंगे अपन पूरा कवर कर लें, आपके जितना भी 2 पेज हैं आपके एनसीईआरटी के उसको, ठीक है बच्चों। थैंक यू।